प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 28, अपठित बोध। अपठित बोध वो होता है जिसको हमने पढ़ा नहीं होता है ना आपकी किताब में होता है उसको, ना वो साहित्य की किताब में होता है, ना वो व्याकरण की किताब में होता है। तो कहीं से भी कुछ भी जो है पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ बनाकर उसको आपको दिया जाता है कि आपको इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं, हल करने हैं। अपठित दो शब्दों से मिलकर बना है। अपठित अर्थात पहले न पढ़ा हुआ, ऐसा अवतरण जो कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में संकलित न हो तथा अन्य स्थान से पूछा गया हो, वो अपठित बोध कहलाता है। अपठित बोध के प्रकार। अपठित बोध दो प्रकार के होते हैं। अपठित गद्यांश, इसके अंतर्गत किसी ऐसी कहानी, लेख या गद्यांश को दिया जाता है जो पहले निर्धारित पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा गया हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश के आधारों पर प्रश्नों के उत्तर, उसका उपयुक्त शीर्षक बताना, उसमें आए शब्दों के अर्थ पर आधारित प्रश्न पूछना, जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द आते हैं। अपठित गद्यांश, इसके अंतर्गत कोई भी कविता या काव्यांश जो निर्धारित पाठ्यक्रम में न दिया गया हो, देकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपठित पद्यांश कहलाता है। अपठित बोध, गद्यांश या पद्यांश को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को एक दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उनमें पूछे गए प्रश्नों को समझें, फिर दिए गए गद्यांश या पद्यांश की शब्दावली में प्रश्न का उत्तर न देकर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रहे कि वो गद्यांश से संबंधित हो तथा संक्षिप्त एवं रोचक हो। नीचे अभ्यास हेतु कुछ अपठित बोध दिए जा रहे हैं। कुछ अपठित गद्यांश। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमॉस का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। सच्ची मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को स्थायी करने का मंत्र है। मित्र की किस बात को याद रखना चाहिए? मित्र ने हमारे साथ जो भलाई का काम किया उसे याद रखना चाहिए। मित्र के मिलने पर क्या करना चाहिए? मित्र के मिलने पर उसका आदर करना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है सच्ची मित्रता। आगे चलते हैं अपठित पद्यांश। पद्यांश होता है पद या कविता, ठीक है, एक कविता का रूप होता है। जिसे नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो की सियोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नरहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरकर भी गुंजित गान रहे। नरहो न निराश करो मन को, कुछ हो न तजो निज साधन। सियोग न जाए चला से कवि का क्या आशय है? सियोग न जाए चला से कवि का आशय ये है कि संभल जाओ, कहीं ये सुंदर अवसर हाथ से निकल ना जाए। पथ आप प्रशस्त करो अपना का अर्थ बताइए। पथ आप प्रशस्त करो अपना का अर्थ है कि तुम अपना रास्ता स्वयं ही बनाओ, ठीक है। अवलंबन का अर्थ बताइए। अवलंबन से तात्पर्य है अविलंब अर्थात बिना देरी। तो बच्चों, आपको दोनों चीजें यहाँ पे मैंने समझाई, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। तो इसी तरह से उनको पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।